हेलो एवरीवन, हम सिविल प्रोसीजर कोड का पार्ट फर्स्ट कर चुके थे और पार्ट सेकंड देखते हैं। तो पार्ट सेकंड में कहता है निष्पादन के बारे में। तो अब हम देखते हैं इसके सेक्शन। तो इसमें सेक्शन पहला सेक्शन है 36, आदेशों का लागू होना। पहला सेक्शन है 36, आदेशों का लागू होना। तो ये कहता है इस संहिता की डिग्री के निष्पादन से संबंधित उपबंधों के बारे में यही समझा जाएगा कि वे आदेशों के निष्पादन वहां तक लागू होंगे जहां तक कि वे उन्हें लागू किया जा सकेगा। तो ये कह रहा आदेशों के लागू होने के बारे में करके आदेशों का निष्पादन कैसे होगा। तो ये कह रहा इस संहिता की डिग्रियों के निष्पादन से संबंधित जो उपबंध के बारे में यही समझा जाएगा, मतलब जैसे डिग्रियों के निष्पादन से संबंधित उपबंधों के बारे में यही समझा जाए कि वे आदेशों के निष्पादन को वहां तक लागू है जहां तक कि वे उन्हें लागू लागू हो सकेंगे। मतलब जैसे डिग्रियों का निष्पादन किया जाता है वैसे ही आदेशों का भी निष्पादन किया जाएगा, ये कहता है 36। अब 37 कह रहा है, अब 37 कहता है डिग्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा की डिग्री कौन कौन सा न्यायालय पारित कर सकेगा। तो पहला इसमें बता रहा है जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो, डिग्रियों के निष्पादन के संबंध में पारित करने वाले न्यायालय पद के उस प्रभाव वाले शब्दों के बारे में यह समझा जाए कि उसके अंतर्गत, मतलब जो डिग्रियों का निष्पादन करेंगे उन न्यायालयों में कौन कैसे और कौन कौन से न्यायालय होंगे, ये आगे बताया गया है। तो ये कह रहा है जब तक रोका ना गया हो तब तक ये निष्पादन कर सकते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन कर सकते हैं। तो पहला कह रहा है जहां निष्पादन की जाने वाली डिग्री अपील अधिकारिता के प्रयोग में पारित की गई वहां प्रथम बार का न्यायालय निष्पादन करेगा। तो कौन करेगा, अगर जैसे कोर्ट चल रहा था आपका, केस चल रहा था आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और आपने अपील की थी हाई कोर्ट में, अब वहाँ क्या जो अपील है तो वहाँ की जो अपील की डिग्री है उसका निष्पादन कौन करेगा, जहाँ कोर्ट में केस चल रहा था, मतलब प्रथम बार का न्यायालय जहाँ पर पहली बार आपने केस किया था वो न्यायालय क्या करेगा, डिग्री का निष्पादन कराएगा। अब सेकंड, अब ये कह रहा है जहाँ प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान नहीं रह गया है, मतलब पहले तो था वो न्यायालय, अब क्या हुआ टाइम केस चलते चलते टाइम हो गया तो अब वो न्यायालय नहीं रहा या किसी और कोई और न्यायालय बना दिया है उसके निष्पादन के लिए, तो फिर वो उस न्यायालय द्वारा वो निष्पादन किया जाएगा कि जिसको अधिकारिता दे दी गई हो वो न्यायालय उस डिग्री का निष्पादन करेगा। तो कह रहा है जहाँ प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान नहीं रह गया है या उससे निष्पादन करने की अधिकारिता उसे नहीं रह गई है, वहाँ वह न्यायालय आता है जो यदि वह बाद जिसमें डिग्री पारित की गई है डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन देने के समय संसिद्ध किया जाता तो ऐसे बाद का विचार करने की अधिकारिता रखता। अब आ जाओ आगे, आगे कह रहा है 38 वह न्यायालय जिसके द्वारा डिग्री का निष्पादन की जा सकेगी, डिग्री निष्पादन की जा सकेगी। तो कौन से न्यायालय द्वारा की जा सकेगी, तो कह रहा है डिग्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिससे जिससे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है निष्पादन किया जा सके। तो कह रहा कौन से न्यायालय द्वारा की जा सकेगी, जिस न्यायालय ने वो डिग्री बनाई है या तो वो या जिससे ट्रांसफर कर दिया निष्पादन कराने के लिए वो निष्पादन कराएगा। अब आता है डिग्री का अंतरण। तो ये कह रहा है सेक्शन 39 पहला क्लॉज कहता है डिग्री पारित करने वाले न्यायालय डिग्रीदार के आवेदन पर उससे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को निष्पादन को भेज सकेगा। मतलब जो न्यायालय है अगर वो डिग्री का निष्पादन करने के लिए किसी और न्यायालय को ट्रांसफर करना चाहता है तो सक्षम कोई न्यायालय होगा उससे वो ट्रांसफर कर सकता है। तो किसे करेगा, तो कह रहा है यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई है ऐसे न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वास्तव में या स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है वहाँ भेज सकेगा। तो कहाँ कहाँ भेज सकेगा, जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई है वो कहीं न्यायालय तो यहाँ डिग्री बनाई है पर वो कहाँ रहता है व्यक्ति, कहीं दूसरी जगह रहता है, तो फिर न्यायालय क्या कर सकता है वहाँ डिग्री ट्रांसफर कर देगा निष्पादन के लिए। जहाँ व्यक्ति वास्तव में निवास करता है, स्वेच्छा से निवास करता है या कोई वहाँ कोई बिजनेस कर रहा है या कोई अभिलाभ के लिए रह रहा है तो वहाँ का जो न्यायालय लगता होगा उसे ट्रांसफर कर देगा न्यायालय डिग्री। सेकंड ये कह रहा है यदि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति जो ऐसी डिग्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त हो, डिग्री पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं है और ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है। तो ये कह रहा है अगर कोई संपत्ति से संबंध कोई प्रॉपर्टी से संबंधित केस है और जिस न्यायालय में केस चल रहा है प्रॉपर्टी वहाँ से बाहर कोई क्षेत्र अधिकार है, उस न्यायालय के बाहर क्षेत्र अधिकार है वहाँ वो प्रॉपर्टी है, तो फिर न्यायालय उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो डिग्री देगा उसे निष्पादन के लिए वहाँ ट्रांसफर कर देगा जहाँ पर वो प्रॉपर्टी है। आगे कह रहा है यदि डिग्री उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित स्थावर संपत्ति के विक्रय या प्रदान के लिए निर्देश देती है तो फिर कहाँ कर देगा, तो कह रहा है यदि किसी डिग्री उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर
स्थित स्थावर संपत्ति के विक्रय मतलब बेचने के लिए या परिधान ट्रांसफर करने के लिए, परिधान करने के लिए निर्देश दे रही है तो फिर वहाँ भेज दिया जाएगा। वहाँ दे दिया कि ये प्रॉपर्टी आप इसे बेच दो या ये प्रॉपर्टी इसे प्रदान कर दो। तो फिर अगर वो व्यक्ति वहाँ जहाँ है जिसे प्रदान या विक्रय करनी है तो फिर डिग्री वहीं ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब कह रहा है आगे, यदि डिग्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य कारण से उसे वह लेखबद्ध करेगा कि वह विचार करता है कि डिग्री का निष्पादन अन्य न्यायालय द्वारा किया जाए तो फिर वहाँ ट्रांसफर कर देता है। न्यायालय को लग रहा है कि नहीं किसी और के द्वारा डिग्री का निष्पादन किया जाना चाहिए तो फिर वो वहाँ ट्रांसफर कर देगा उसी को दूसरे कोर्ट में। अब इसका सेकंड क्लॉज कहता है डिग्री पारित करने वाले न्यायालय सुप्रीम से उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकता है। तो ये कह रहा है कोई भी सक्षम न्यायालय हो जो उस न्यायालय के अधीनस्थ है तो उन्हें भी निष्पादन के लिए डिग्री भेज सकता है कोर्ट जिसने पारित की है। अब आगे कह रहा है इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी न्यायालय को सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जाएगा यदि उस न्यायालय की डिग्री के अंतरण के लिए आवेदन करने के समय ऐसे न्यायालय को उस बात का विचार करने की अधिकारिता हो जिसके ऐसी डिग्री पारित की गई है तो उस न्यायालय को क्या कर दिया जाएगा, उसे भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसे न्यायालय को उस बात का विचार करने की अधिकारता हो और उसे डिग्री पारित करने की अधिकारता है और न्यायालय को लग रहा है उसे ट्रांसफर कर देना चाहिए डिग्री का निष्पादन के लिए तो वो कर सकता है। 4 कह रहा है इस धारा की कोई बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह उस न्यायालय को जिसने डिग्री पारित की है अपनी अधिकारता की स्थायी सीमाओं के ऐसी डिग्री को किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन के लिए प्राधिकृत करेगा। तो ये कह रहा है जिसका क्षेत्राधिकार होगा जो उस केस को सुन सकता होगा उसी कोर्ट को ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि अभी कर दो ट्रांसफर निष्पादन के लिए। तो कह रहा है इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाए कि वह उस न्यायालय को जिसने डिग्री पारित की है अपनी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के बाहर ऐसी डिग्री को किसी व्यक्ति को संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन के लिए प्राधिकृत करे। आगे कहता है सेक्शन किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिग्री का अंतरण। अब क्या है केस तो यहाँ चल रहा है इस स्टेट में चल रहा है अब डिग्री का ट्रांसफर दूसरी स्टेट में होना है। तो ये कह रहा है जहाँ डिग्री किसी अन्य राज्य में निष्पादन के लिए भेजी जाती है वहाँ हुआ है ऐसे न्यायालय को भेजी जाएगी और ऐसी रीत से निष्पादन की जाएगी जो उस राज्य के प्रवर्तन नियमों द्वारा विहित हो। तो ये कह रहा है कि अगर केस जैसे यहाँ चल रहा है और जो प्रॉपर्टी है या जो व्यक्ति है वो निष्पादन उस डिग्री का दूसरे स्टेट में होना है जैसे एमपी में होना है और यूपी में केस चल रहा है तो फिर क्या उस न्यायालय को भेज दी जाएगी जो एमपी का वहाँ का जो क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय होगा उसको निष्पादन के लिए भेज दी जाएगी। और ये कह रहा जो उस राज्य के प्रबंध नियम द्वारा विहित की जाए जो उस राज्य के नियम बताएं वैसे निष्पादन की जाएगी। आगे बता रहा है 41 निष्पादन कार्रवाई के परिणाम का प्रमाणित किया जाना। जो निष्पादन कार्रवाई है उसका प्रमाणित भी किया जाना जरूरी है कि अब तुमने ट्रांसफर कर दी निष्पादन के लिए अब उन्होंने निष्पादन हुआ या नहीं हुआ उसका प्रमाणित होना भी जरूरी है। तो ये कह रहा है वह न्यायालय जिसे निष्पादन के लिए भेजी जाती है डिग्री भेजी जाती है ऐसी डिग्री पारित करने वाले न्यायालय ऐसे निष्पादन या तथ्य या जहाँ पूर्व कथित न्यायालय उसे निष्पादन करने में असफल रहता है वहाँ ऐसी असफलता से परिस्थितियाँ प्रमाणित करेगा। तो ये कह रहा है जिस न्यायालय ने डिग्री पारित करके और निष्पादन के लिए जिस न्यायालय को भेजी है वो न्यायालय क्या करेगा अगर उसका निष्पादन नहीं कर पाता है तो फिर जिसने डिग्री पारित की उसको प्रमाण पत्र बना के भेजेगा और कर दिए तो भी वो प्रमाण पत्र बना के भेजेगा जो भी डॉक्यूमेंट जो भी कार्य किया है वो सारा डिटेल डॉक्यूमेंट लगा के उस न्यायालय को सूचना देगा जिसने वह पारित की थी। अब कह रहा है 42 अंतरित डिग्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्ति। तो कह रहा अंतरित डिग्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्ति। तो अब न्यायालय की शक्ति के बारे में कह रहा तो ये पहला क्लॉज कहता है अपने को भेजी गई डिग्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय को ऐसी डिग्री के निष्पादन में वे ही शक्तियाँ होंगी जो उसकी होती हैं जो है उसके ही द्वारा पारित की गई होती है। वे सभी व्यक्ति जो डिग्री की प्रवज्ञा करते हैं या निष्पादन में बाधा डालते हैं ऐसे न्यायालय द्वारा उसी रीत से दंडित किए जा सकेंगे मानो डिग्री उसने ही पारित की हो और ऐसी डिग्री के निष्पादन में उसका आदेश अपील के बारे में उन्हीं नियमों के अधीन रहेगा मानो उसके द्वारा ही डिग्री पारित की गई है। तो ये कह रहा है जिससे डिग्री निष्पादन के लिए ट्रांसफर कर दी गई है किसी दूसरे कोर्ट को जिसने बनाई थी उसने क्या किया दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई है। अब वो निष्पादन कार्रवाई में उसकी शक्तियाँ क्या होंगी तो वो उस निष्पादन कार्रवाई में जो चीज़ की जरूरत पड़ती है जो शक्तियों की जरूरत पड़ी वो न्यायालय उस निष्पादन कार्रवाई में वो भी शक्तियों का यूज कर सकता है अगर उसे लगता है कि उसी रीत से दंडित किया जाए। अगर उसे लग रहा है कि उसे निष्पादन कार्रवाई में किसी को व्यक्ति को दंडित करना जरूरी है तो वो दंडित भी कर सकता है। डिग्री उससे पारित की हो ऐसी डिग्री के निष्पादन में ऐसे आदेश अपील किन्हीं नियमों के अधीन उन्हीं नियमों के अधीन होंगे जैसे उसने ही पारित की है डिग्री। अब ये क्या कह रहा है हाँ अभी सेकंड क्लॉज कहता है
उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस उपधारा के अधीन न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत डिग्री पारित करने वाले न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी। कौन कौन सी होंगी? निम्नलिखित शक्तियां होंगी। पहला क्लॉज है, धारा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय के निष्पादन के लिए डिग्री भेजने की शक्ति। वो क्या कर सकता है? डिग्री को ट्रांसफर कर सकता है। हाँ। दूसरा कह रहा है, धारा 50 के अंतर्गत मृत निवृत्त रीढ़ी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री का निष्पादन करने की शक्ति। तो क्या कर सकता है? जो अगर उसका जो जिसके विरुद्ध डिग्री दी गई थी वो व्यक्ति तो मर गया, और उसके जो विधिक प्रतिनिधि हैं उनसे डिग्री का निष्पादन कराएगा। फिर थर्ड कह रहा है, डिग्री की कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति। अब क्या कर सकता है? कुर्की का भी आदेश दे सकता है। थर्ड कह रहा है क्लॉज, उपधारा 2 में विनित शक्तियों के प्रयोग में आदेश पारित करने वाले न्यायालय उसकी एक प्रति डिग्री पारित करने वाले न्यायालय को भेजेगा। तो ये बता रहा है डिग्री का निष्पादन करेंगे तो कौन कौन सी शक्तियों का यूज करेगा जो न्यायालय है, तो बता दिया उसने। क्या करेगा? निष्पादन के लिए डिग्री, ये कह रहा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिग्री भेजने की शक्ति भी है। तो क्या कर सकता है? किसी और न्यायालय को भी डिग्री का निष्पादन करने के लिए ट्रांसफर कर सकता है। सेकंड में कह रहा है, अगर कोई मृत जो डिग्री में निरत रीढ़ी है और वो मर गया है तो फिर क्या है? जो उसके विधिक प्रतिनिधि हैं उनसे डिग्री का निष्पादन कराएगा। थर्ड सी कह रहा है, डिग्री की कुर्क करने के आदेश देने की भी शक्ति है। अब थर्ड क्लॉज में आ जाते हैं। थर्ड क्लॉज कह रहा है, उपधारा 2 में विनित शक्तियों के प्रयोग में आदेश पारित करने वाला न्यायालय उसकी एक प्रति डिग्री पारित करने वाले न्यायालय को भेजेगा। तो ये थर्ड क्लॉज ये कह रहा है कि जो क्लॉज सेकंड में जो बातें दी गई हैं उनका अगर यूज कर रहा है वो न्यायालय, तो अब क्या करेगा? जो भी उसने निष्पादन, जो डिग्री है उसके निष्पादन में जो भी कार्रवाई की है तो उसकी एक प्रति क्या करेगा? जिसने डिग्री पारित की थी उस न्यायालय को भेजेगा। अब आ जाते हैं हम 4 में। 4 कह रहा, इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह उस न्यायालय को जिसको डिग्री निष्पादन के लिए भेजी गई है निम्नलिखित बातों में से कोई शक्ति है प्रदान की गई। मतलब ऊपर बता दें कि जो निष्पादन न्यायालय है वो ये शक्तियों का यूज कर सकता है। अब ये 4 क्लॉज बता रहा है कि इन शक्तियों का प्रयोग निष्पादन करने वाला न्यायालय नहीं कर सकता। तो कौन सी शक्तियों नहीं कर सकता? डिग्री के आंतरिक की प्रेरणा से निष्पादन का आदेश देने की शक्ति। तो डिग्री के जो अंतरिति है उसके कहने पर निष्पादन का आदेश दे नहीं सकती, ये नहीं कर सकता। किसी फर्म की विरुद्ध पारे डिग्री के दशा में धारा ऑर्डर जो 21 ऑर्डर के नियम 50 के उपनियम 1 के खंड बी में जो बातें दी गई हैं उनको नहीं, उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। फिर कह रहा है ये काम नहीं करा सकता, वो बताए गए हैं। मैं निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी डिग्री के निष्पादन की इजाजत की शक्ति नहीं है। मतलब जो उस डिग्री में व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं उन्हीं व्यक्तियों से डिग्री का निष्पादन कराएगा, किसी और से नहीं करा सकता। अब आ जाते हैं 43 कह रहा है, जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। अब ये कह रहा है जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, मतलब सीपीसी का विस्तार नहीं है, क्षेत्राधिकार नहीं है, वहाँ के सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। अब जो वहाँ जो सिविल न्यायालय है वो डिग्रियों का निष्पादन कैसे करेंगे, तो उसके बारे में बता रहा है। तो फर्स्ट फिर पहले कह रहा है, इसमें कहता है यदि कोई डिग्री जो किसी ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा पारित की गई है जो भारत के किसी ऐसे भाग में स्थित है जिस पर इस संहिता के उपबंधों का विस्तार नहीं है, मतलब जो इस संहिता में नियम दिए हैं, जो उपबंध दिए हैं उनका उस पर वहाँ लागू नहीं होते हैं, या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा पारित की गई जो केंद्र सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित किया गया है। मतलब है तो केंद्र सरकार ने बनाया है, स्थापित किया है, पर वो भारत के बाहर है या चालू रखा गया है, उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारता के भीतर निष्पादन नहीं की जा सकती। तो इससे उपबंध रीत से उन राज्य क्षेत्रों के जिन पर इस संहिता का विस्तार है किसी भी न्यायालय की अधिकारता के भीतर निष्पादन की जा सकेंगी। तो फिर जिन वहाँ तो नहीं की जा सकती, तो फिर कौन सी करेंगे? तो फिर जो कोई और राज्य है वहीं के जहाँ पर उस संहिता का विस्तार है, जो सीपीसी का विस्तार है, उन न्यायालयों से उन कार्रवाइयों का, उन डिग्रियों का निष्पादन करा लेंगे। तो ये कह रहा है हमारा 43। अब आ जाता है 44 कह रहा है जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। अभी तो ऊपर बता दिया था डिग्रियों का निष्पादन सिविल वाली। अब ये बता रहा है कि जो रिवेन्यू कोर्ट है उनके बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, मतलब कोई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सीपीसी लागू नहीं होती है, वहाँ के जो रिवेन्यू कोर्ट है द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन कैसे किया जाएगा, तो उसके बारे में बता रहा है। कह रहा है राज्य सरकार
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि भारत के ऐसे किसी भाग के जिस पर इस संहिता का उपबंध का विस्तार नहीं है, मतलब जहाँ पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, किसी राजस्व न्यायालय की डिग्रियां या ऐसी डिग्रियों की किसी वर्ग राज्य में ऐसे निष्पादन किए जा सकेंगे मानो वे उस राज्य के न्यायालय द्वारा पारित किए गए। तो फिर कैसे किए जाएंगे? तो वहाँ के जो न्यायालय होंगे, जैसे उन डिग्रियों का जो उनके यहाँ होंगी डिग्रियां जो राजस्व न्यायालय से संबंधित होंगी, उनको जैसे निष्पादन कार्रवाई करते होंगे वैसे ही करेंगे जैसे उनके यहाँ कार्रवाई होती है। ये बता दिया 44। अब 44A, अब ये कह रहा है व्यक्तिकारी राज्यों के न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। अब कुछ व्यक्तिकारी जो राज्य क्षेत्र हैं, उनके उनकी डिग्रियों का निष्पादन कैसे होगा? तो ये कह रहा है, एक मिनट, तो ये कह रहा है जहाँ किसी व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालयों में से किसी की डिग्री प्रमाणित प्रति किसी जिला न्यायालय के फाइल की गई है, वहाँ उस डिग्री का भारत में निष्पादन ऐसे किया जा सकेगा मानो वह जिला न्यायालय द्वारा पारित की गई हो। तो ये कह रहा है अगर कोई डिग्री है जो कोई जिला न्यायालय ने प्रमाणित की है, कह रहा है किसी व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालयों में से किसी की डिग्री की प्रमाणित प्रति किसी जिला न्यायालय में फाइल की गई है। अब वो क्या करें, वो जिला न्यायालय में फाइल की गई है, अगर वो प्रति है जो कि वहाँ का वरिष्ठ न्यायालय है उसकी प्रमाणित प्रति है और किसी जिला न्यायालय में वो फाइल कर दी गई है, तो कह रहा वहाँ उस डिग्री का निष्पादन ऐसे किया जाएगा मानो उस जिला न्यायालय द्वारा ही वो डिग्री पारित की गई हो। तो ये पहला क्लॉज कह दिया। सेकंड कह रहा है किसी डिग्री के प्रमाण पत्र के साथ ऐसे वरिष्ठ न्यायालय के, मतलब जिस न्यायालय ने डिग्री बनाई है उस न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालय का ऐसा प्रमाण पत्र फाइल किया जाएगा जिसमें उसका विस्तार यदि कोई हो उल्लेख होगा जिस पर डिग्री तुष्ट या समायोजित की गई है और ऐसा प्रमाण पत्र इस धारा के अधीन कार्रवाई के प्रयोजन के लिए तुष्ट या समायोजन का विस्तार का निश्चायक सबूत होगा। तो ये कह रहा है जो कोई वरिष्ठ न्यायालय है तो जब निष्पादन के लिए वो जो डिग्री भेजी जाएगी उसमें उस निष्पादन न्यायालय में एक प्रमाण पत्र भी लगाएगा, तब डिग्री का निष्पादन होगा। आगे अब कह रहा है 47 के उपबंध इस संहिता के अधीन डिग्री के निष्पादन करने वाले जिला न्यायालय की कार्रवाई को उस डिग्री की प्रमाणित प्रति के फाइल किए जाने के समय से लागू होंगे और जिला न्यायालय का समाधान रूप से यह दर्शित कर दिया जाता है कि डिग्री 13A से विनिष्ट उपबंधों में से आती है तो वह न्यायालय ऐसी डिग्री का निष्पादन करने से इनकार कर देगा। तो अगर न्यायालय को लगता है मेरे क्षेत्राधिकार के बारे तो क्या करेगा, वो मना कर देगा। अब आ जाते हैं हम 45 कह रहा है भारत के बाहर डिग्रियों का निष्पादन। अब कह रहा है अभी तक तो बता दिया भारत के अंदर बता रहा था, अब भारत से बाहर बता रहा है। तो ये कह रहा है इस भाग की पूर्वगामी धाराओं में से उतनी धाराओं की जितनी न्यायालय को किसी अन्य न्यायालय में निष्पादन के लिए डिग्री भेजने के लिए सशक्त करती हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह किसी राज्य में के न्यायालय के केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा किसी ऐसे न्यायालय में निष्पादन के लिए डिग्री भेजने के लिए सशक्त करती हैं, उसके बारे में उस राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित किया गया है कि उसे यह धारा लागू है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर भारत के बाहर डिग्रियों का निष्पादन कराना है और है हमारे यहाँ की डिग्री तो कैसे निष्पादन कराएंगे, तो ये बता रहा है। तो कैसे कराएंगे, जहाँ पर डिग्री बनी है वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर की गई है, तो कह रहा है किसी राज्य में के न्यायालय को केंद्र सरकार के प्राधिकार द्वारा, जो केंद्र सरकार है उसने जो प्राधिकार मतलब उसने कुछ नियम बनाए होंगे भारत के बाहर डिग्री निष्पादन के लिए, तो ये कह रहा है किसी ऐसे न्यायालय में निष्पादन के लिए डिग्री भेजने के सशक्त करती है जिसके बारे में राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि उसे यह धारा लागू है। तो ये मतलब ऐसे और इन धाराओं द्वारा निष्पादन किया जाएगा। कौन बताएगा, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तो वैसे ही उनकी डिग्रियों का निष्पादन कर दिया जाएगा भारत से बाहर। अब ये आज्ञा पत्र के बारे में बता रहा है। आज्ञा पत्र, तो ये कह रहा है पहला क्लॉज, जब कभी डिग्री पारित करने वाला न्यायालय डिग्रीदार के आवेदन पर ठीक समझे तब वह किसी ऐसे अन्य न्यायालय को जो उस डिग्री का निष्पादन करने के लिए सक्षम है यह आज्ञा पत्र निकाल सकेगा कि वह निर्णीत डिग्री की उसी आज्ञा पत्र विनिष्ट कोई संपत्ति कुर्क कर ले। तो ये कह रहा है अगर डिग्री का निष्पादन कोई डिग्री बनाई है जिस न्यायालय ने और वो न्यायालय क्या करेगा, डिग्रीदार के आवेदन पर वो दूसरे न्यायालय को आज्ञा पत्र भेजेगा कि आप क्या करो, निर्णीत डिग्री की जो निर्णीत डिग्री की वहाँ पे जो संपत्ति है जैसे भी कोई प्रॉपर्टी है तो उसका निष्पादन करना है, जैसे डिग्री में लिखा है जिस काम के लिए आई है वो निष्पादन किया जाए। इसके लिए क्या भेजेगा, आज्ञा पत्र भेजेगा उस न्यायालय को। फिर आगे अब कह रहा है वह न्यायालय जिसे आज्ञा पत्र भेजा गया उस संपत्ति को ऐसी रीत से कुर्क करेगा, ऐसे कार्रवाई करेगा जो डिग्री के निष्पादन में संपत्ति कुर्क करने के लिए की जाती है। अब ये परंतु दे दिया,
अभी कह रहा है परंतु जब तक कि कुर्की की अवधि डिग्री पारित करने वाले न्यायालय के आदेश बढ़ा ना दिया जाए तब तक कि कुर्की के अवसान की डिग्री की कुर्क करने वाले न्यायालय को आमंत्रित न कर दी जाए, डिगदार ने ऐसी संपत्ति के विक्रय के आदेश के लिए आवेदन न कर दिया जाए, आज्ञा पत्र के दिन कोई कुर्की 2 मास के अधिक चालू नहीं रहेगी। मतलब ये कह रहा है डिग्री पारित करने का कोई आदेश हुआ है तो वो 2 महीने तक ही चलेगा। 2 महीने उससे ज़्यादा हो गया तो फिर उसकी डिग्री जो कुर्की का आदेश है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा कराना पड़ेगा। अब आ जाते हैं 47 कह रहा है प्रश्न जिनका अवधारण डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। अब ये कह रहा है कुछ डिग्री का निष्पादन कर रहे हैं तब क्या होता है कुछ प्रश्न आ जाते हैं तो फिर उन प्रश्नों का निर्धारण कौन करेगा। तो ये कह रहा है वे सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकार के या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं, या तो वाद के पक्षकारों के या उनके विधिक प्रतिनिधियों के बीच अगर पैदा होते हैं, अगर डिग्री का निष्पादन हो रहा है और वाद के पक्षकारों के बीच और उनके प्रतिनिधियों के बीच अगर कोई बात उत्पन्न होती है जिसकी डिग्री पारित की गई थी, जो डिग्री के निष्पादन के लिए अनुमोचन के लिए तुच्छ से संबंधित हैं, डिग्री के निष्पादन करने वाले न्यायालय न कि पृथक वाद द्वारा अवधारित की जाएगी। तो किसके द्वारा वो सॉल्व किया जाएगा जो तो कह रहा जो न्यायालय डिग्री का निष्पादन करा रहा है वो ही क्या करेगा, वो उनके जो बीच प्रश्न उत्पन्न हुए हैं उनको सुनेगा और उनका वो करेगा, सॉल्यूशन देगा। तो ये कह रहा है 47 कह रहा है प्रश्न जिनका अवधारण डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। तो ये कह रहा है जैसे डिग्री यहाँ से बनी, जैसे आगरा कोर्ट से डिग्री बनी, अब वो ट्रांसफर कर दी जाके अब दूसरी जगह, तो अब दूसरा कोर्ट जैसे मथुरा कोर्ट है तो अब वहाँ पे डिग्री निष्पादन के लिए भेजी गई है। अब वो बाद के पक्षकार या विधिक प्रतिनिधियों के बीच क्या है, कोई प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं कि कौन विधिक प्रतिनिधि है, कौन कितनी तक दायित्व के अधीन है, तो इसका निर्धारण कौन करेगा, तो वही कर लेगा जो डिग्री का निष्पादन कर रहा है, वही न्यायालय कर लेगा। इसके लिए दोबारा दूसरा पृथक केस करने की, पृथक वाद लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सेकंड क्लॉज रिपील हो गया है, थर्ड आ जाओ। थर्ड कह रहा है जहां यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का विधिक प्रतिनिधि है या नहीं है, इस प्रश्न का निर्धारण भी कौन करेगा, उस न्यायालय द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए अवधारित है। मतलब जो डिग्री का निष्पादन कर रहा है वो न्यायालय भी क्या कर सकता है, इस कि ये व्यक्ति किसी व्यक्ति का पक्षकार या विधिक प्रतिनिधि है या नहीं है, इन प्रश्नों का अवधारण भी निर्धारण भी डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय कर सकता है, ये कह रहा है। अब आ जाते हैं इसमें, इसका एक पॉइंट बी दे रखा है, ऐसी संपत्ति क्रेता को या उसके विधिक प्रतिनिधि को कब्जा देने से संबंधित प्रश्न है, इस धारा के अर्थ में डिग्री के निष्पादन, अनुमोचन या तुष्टि से संबंधित प्रश्न समझे जाएंगे। तो फिर अगर वो संपत्ति बेच दी गई है, क्रेता के पास है या विधिक प्रतिनिधि के कब्जे में है, तो अब इनसे भी संबंधित कोई प्रश्न है तो डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय ही उनका निर्धारण करेगा। अब आ जाते हैं 48 रिपील हो चुका है। अब आ जाते हैं 49 कह रहा है अंतरिति मतलब जो ट्रांसफर किया गया है वो व्यक्ति, तो कह रहा है डिग्री का हर अंतरिति उसे उन सामयाओं के यदि कोई हो अधीन रहते हुए धारण करेगा जिन्हें नियत रीढ़ी मूल डिग्रीदार के विरुद्ध पारित की गई है। तो ये कह रहा है कोई डिग्री ऐसी है जो मूल रीढ़ी है उसे की गई थी, उससे ऋण लेना था, पर उसने क्या कह दिया कि मेरे पैसे इस व्यक्ति पे है, तो आप क्या करो डिग्री का निष्पादन इस व्यक्ति से कर लो। तब उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति को डिग्री ट्रांसफर कर दी गई है तो फिर उस व्यक्ति से किया जाएगा, तो उस पर भी वही नियम लागू होंगे जो नियत रीढ़ी पे लागू होते हैं। अब आ जाते हैं 50 कह रहा है विधिक प्रतिनिधि। पहला क्लॉज जहाँ डिग्री के पूर्णतः तुष्ट किए जाने से पहले नियत रीढ़ी की मृत्यु हो जाती है। अब क्या है, डिग्री का निष्पादन नहीं हो पाया, उससे पहले क्या हुआ, नियत रीढ़ी है उसकी मृत्यु हो गई, वहाँ डिग्री का धारक डिग्री पारित करने वाले न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि उसका निष्पादन मृतक के विधिक प्रतिनिधि द्वारा कराया जाए। अब क्या हुआ, अब जो डिग्री जिसके खिलाफ डिग्री आई है कि इस किसी व्यक्ति के खिलाफ, अब वो व्यक्ति क्या, वो मर गया, तो अब जिस व्यक्ति ने कराई है डिग्री, तो वो क्या करेगा, वो आवेदन करेगा कोर्ट में कि जो नियत रीढ़ी था वो तो मर गया, अब उसका क्या करो, उसके विधिक प्रतिनिधि हैं उनसे हमारा डिग्री का निष्पादन करा दो, तो फिर वो आवेदन करके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादन करा सकता है। अब सेकंड ये कह रहा है जहाँ डिग्री ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादन की जाती है वहाँ वह मृतक की संपत्ति के उस परिणाम तक ही दायी होगा जितने परिणाम तक वह संपत्ति उस
के हाथ में आई है और ऐसे समय रूप से बेअनित नहीं की कर दी गई है और डिग्री निष्पादन करने वाले न्यायालय ऐसा दायित्व अनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या डिग्रीदार के आवेदन पर ऐसे लेखाओं को जो यह न्यायालय ठीक समझे पेश करने के लिए ऐसे विधिक प्रतिनिधि को विश्वास कर सकेगा। तो ये कह रहा है विधिक प्रतिनिधि के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, तो सेकंड क्लॉज ये कह रहा है कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके विरुद्ध डिग्री पारित करनी, डिग्री का निष्पादन करना था, अब वो व्यक्ति मर गया है तो अब जिस पे उसकी प्रॉपर्टी गई है, जो उसके विधिक प्रतिनिधि है, तो वो उससे डिग्री का निष्पादन कराया जाएगा। पर किस हद तक कराया जाएगा, तो जितनी उसने मृतक प्रतिनिधि, जो मृतक व्यक्ति है जिसके विरुद्ध डिग्री आई है, उसकी संपत्ति जितनी ली है उतने तक ही उस व्यक्ति से डिग्री का निष्पादन कराया जा सकता है। तो ये कह रहा है हमारा सेक्शन 50। अब आगे के क्वेश्चन, आगे के सेक्शन हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।